हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है। आई हेट यू द मोस्ट बिकॉज आई लव यू द मोस्ट। ये उसका पार्ट 6 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग लैंचरैन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। लैंचरैन जिन भी लोगों के करीब थे, एक एक कर वह सभी लोग या तो सुसाइड कर रहे हैं या फिर उनसे दूर हो रहे हैं। इधर एल्सा और वांगशी भी उनकी कोई बात नहीं मानते और ना ही लैंशिचैन उनके इतने करीब हैं कि लैंचरैन उनसे खुद को कनेक्ट कर पाएँ। और अब लैंचरैन को ये पता चलता है कि लैंशु भी सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद वह पूरी तरह से ही टूट जाते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग वांगशी को देखते हैं जो कि एक क्लब में था। इधर वांगशी ड्रिंक कर रहा था। उसे विंग की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, लेकिन उसके पास कोई भी तरीका नहीं था कि वह विंग को अपने करीब ला सके और इन सारी चीज़ों से बाहर आ सके जिनमें विंग उसे काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है और उसके बिना वांगशी को रहना ऐसा लग रहा है जैसे कि उससे उसकी सांसें छिन रही हैं। इधर वीआईपी रूम में विंग भी था। वह एक पर्सन के साथ यहाँ पर था जो कि अपनी कंपनी के डील के लिए यहाँ पर आए हुए थे और उन्हें एक इन्वेस्टर की ज़रूरत थी। उन्होंने विंग से कहा था कि प्रोजेक्ट उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है और ये इन्वेस्टमेंट भी, तो वो कोई गलती नहीं करना चाहते जिससे कि वह इन्वेस्टर को ऑफेंड कर सकें। इसलिए उन्होंने विंग को अपने साथ रहने के लिए कहा था। यहाँ पर विंग इन्वेस्टर को ऑब्जर्व कर रहा था, उनके एक्सप्रेशन और उनकी बातों को, जिससे कि ये डील स्मूथली हो सके। जब विंग को लगता है कि इन्वेस्टर उनकी किसी बात से ऑफेंड है, तो वह कुछ लिख कर अपने क्लाइंट को पकड़ाते हैं कि असाइनमेंट में ये वाला पार्ट शायद उन्हें पसंद नहीं आया है। विंग की इन सारी चीज़ों की वजह से ये मीटिंग काफ़ी अच्छे से जाती है और वह इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ में विंग का क्लाइंट भी। विंग इस मीटिंग को पूरी कर बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे यहाँ पर शाओशिन-चैन और एल्सा मिलते हैं। विंग उनसे बात करने लगता है और इधर वांगशी ड्रिंक कर रहा था। तभी पीछे से आकर उसे चिंसू गले लगा लेती है, जिसकी वजह से एकदम से वांगशी फ्लिंच हो जाता है। चिंसू बोलती है, यार तुम तो डर चुके एकदम से। वांगशी देखता है कि ये तो चिंसू है। वांगशी बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह थोड़ा रुक तरीके से बोलता है। चिंसू बोलती है, क्या हर वक्त तुम्हारा दिमाग खराब ही रहता है? वांगशी बोलता है, मैंने कुछ पूछा है। चिंसू बोलती है, मैं यहाँ पर एल्सा के साथ आई थी। मैं यहाँ पर विंग से मिलने आई थी। विंग का नाम सुनते ही जैसे तो वांगशी की आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं कि आखिर विंग कहाँ है। चिंसू बोलती है, वो देखो एल्सा, वो वहाँ पर, उसे विंग से कुछ काम था इसलिए वो यहाँ पर आ गई मुझे लेकर। वांगशी वहाँ से उठकर विंग की तरफ जाने लगता है। चिंसू को लगता है कि शायद वह एल्सा से मिलने जा रहा है। चिंसू भी उसके साथ जाने लगती है और वांगशी वहाँ पहुँचता है। एल्सा तो देखकर खुश हो जाती है। लैंशिचैन के चेहरे पर कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं आते और विंग भी अपने न्यूट्रल फेस के साथ रहता है, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। एल्सा बोलती है, ब्रदर वांगशी, आप यहाँ आप मुझे बता सकते थे। लेकिन वांगशी कोई रिप्लाई ही नहीं करता। वह सिर्फ विंग को ही देख रहा था। एल्सा बोलती है, ब्रदर कहाँ खो गए आप? इसके बाद विंग एल्सा से बोलता है, तो अच्छा अब तुम्हें समझ आ गया ना तुम्हें क्या करना है? एल्सा हाँ में सर हिलाती है, लेकिन वह थोड़ा टेंस दिखाई दे रही थी। विंग अपने हाथों को उसके बाल में फहराता है, इतना टेंस होने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एल्सा हल्की सी स्माइल करती है। इस दौरान वांगशी की नज़र सिर्फ विंग पर ही थी और साथ में उसके हाथ पर। इसके बाद विंग बोलता है, चलो अब अपने घर जाओ, तुम्हें ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। एल्सा हमें सर हिलाती है और इसके बाद विंग भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांगशी भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चिंसू से रोकने लगती है। लेकिन वांगशी अपने हाथ को छुड़ा लेता है और झटके से चिंसू को पीछे करता है, जिसे देखकर चिंसू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वांगशी बहुत ज़्यादा रूड टोन में बोलता है, एल्सा इसे भी अपने साथ यहाँ से ले जाओ, और ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह विंग को वहाँ पर देखने लगता है। इधर वांगशी विंग को ढूंढने लगता है और इधर विंग कुछ रूम की तरफ जाने लगता है, जो कि बिल्कुल सेकेंड एग्जिट की एज पर बनाए गए थे, बिल्कुल कॉर्नर पर, जहाँ पर कोई भी ज़्यादा लोग ना ही आ सके। विंग जा ही रहा था कि तभी वांगशी उसे पकड़कर दीवार पर पिन कर देता है। एकदम से देखकर कि कौन आ गया, विंग एकदम से हैरान, और उसके बाद जब देखता है कि ये वांगशी है तो वो और भी ज़्यादा हैरान। विंग को गुस्सा आ जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांगशी बोलता है, यही चीज़ तो मुझे तुमसे पूछनी है। विंग बोलता है, मुझे तुम्हें कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है और हटो यहाँ से। लेकिन वांगशी हटता नहीं है और टाइटली उसके हाथों को पकड़ लेता है। वांगशी बोलता है, तुम कहाँ थे इतने टाइम से? विंग बोलता है, तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है? और वह फिर से वांगशी को धक्का मारने लगता है। वांगशी फिर भी पीछे नहीं होता। विंग सोचता है सीरियसली
कि ट्रंक है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ताकत है कि मुझे पिन कर रखा है और बिल्कुल भी हिलने नहीं देता। फांगशी बोलता है, वीइंग, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करा। और ये कहकर वह अपने सर को वीइंग के कंधे पर रख लेता है। ये सुनते ही जैसे ही कि मानो वीइंग को भी उसके दिल में थोड़ा सा पेन फील होता है, लेकिन वीइंग इस फीलिंग को फील करने से मना करता है कि नहीं नहीं, बस ये नहीं। फांगशी बोलता है, वीइंग, तुमने भी मुझे मिस करा ना। वीइंग फांगशी को हटाने लगता है। तुम ट्रंक हो, जाओ यहाँ से। फांगशी बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वीइंग बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हटो। फांगशी बोलता है, नहीं, तुम फिर गायब हो जाओगे। वीइंग सोचता है, ये क्या ही आफत है, फांगशी ट्रंक है और इतना ज़्यादा ज़िद्दीपना दिखा रहा है। फांगशी बोलता है, क्या तुमने मुझे मिस नहीं करा। वीइंग सोचता है, यार नशे में लोग क्या क्या सोचने लगता है, दिमाग खिसक जाता है क्या। और वो उसे हटाने का ट्राई करता है। तभी वांगशी वीइंग को किस कर लेता है, जिसे देख कर एकदम से वीइंग पैनिक मोड में आ जाता है और वह वांगशी को हटाने लगता है और वांगशी से छोड़ना नहीं चाहता था। इसी बीच में वीइंग अपनी गन निकालता है और वांगशी को शूट कर देता है। वीइंग बोलता है, इसे हैरेसमेंट कहते हैं। वीइंग ने वांगशी के कंधे पर शूट करा था और इसके बाद वीइंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है जहाँ से जाना होता है। रूम में एंट्री करने के बाद वीइंग शाओशिनचेन से बोलता है, जाओ कॉरिडोर में जाओ। इसके बाद वहाँ पर वीइंग अपनी मीटिंग करता है और शाओशिनचेन यहाँ पर वांगशी को संभालता है। वह देखता है कि वो ट्रंक है और उसके कंधे पर गोली लगी है और डेफिनेटली यह काम वीइंग का है। जब वांगशी को होश आता है, वह अपने आसपास देखता है कि आखिर वह कहाँ है। वह किसी अलग ही घर में है। तभी वहाँ पर शाओशिनचेन आता है। तो तुम्हें होश आ ही गया। वांगची सिर्फ शाओशिनचेन को देख ही रहा होता है। शाओशिनचेन बोलता है, मुझे ऐसे देखना बंद करो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारे कंधे की चोट को मैंने ही पट्टी करा है। वांगशी अपने कंधे को देखता है और उसके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। शाओशिनचेन बोलता है, तो तुम्हें याद आ गया कि आखिर तुम्हें ये कैसे लगी है। वांगशी हमें सर हिलाता है। शाओशिनचेन बोलता है, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम ये डिज़र्व करते हो। वांगशी अपने सर को नीचे कर लेता है और सोचता है, डेफिनेटली इतने शेमफुल एक्ट के लिए वो ये चीज़ तो डिज़र्व करता है। वांगशी बोलता है, वीइंग कहाँ है। शाओशिनचेन बोलता है, तुम्हें अभी भी उसके बारे में ही जानना है। वांगशी बोलता है, लेकिन वीइंग कहाँ है। शाओशिनचेन अपनी आंखें घुमाता है, तुम्हें वीइंग से दूर रहना चाहिए। वांगशी बोलता है, नहीं, और उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हो जाते हैं। शाओशिनचेन बोलता है, और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम वीइंग को डिज़र्व करते हो। वांगशी अपने सर को नीचे कर लेता है। मुझे पता है कि मैंने ज़रूर पास्ट में कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से मैं शायद वीइंग को डिज़र्व नहीं करता। शाओशिनचेन बोलता है, तो तुम्हें पता है। वांगशी बोलता है, मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि मेरे और वीइंग के बीच क्या रिश्ता था, बट हाँ, जितना भी मुझे समझ आ रही हैं चीज़ें, जितनी थोड़ी याद आई कि ज़रूर मेरे और वीइंग के बीच कुछ तो था और शायद कुछ सही भी नहीं था। शाओशिनचेन बोलता है, तो फिर भूल जाओ उसे। वांगशी बोलता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। शाओशिनचेन बोलता है, वीइंग तुमसे नफरत करता है। वांगशी बोलता है, तुम्हें वहाँ पर वीइंग ने भेजा था ना। शाओशिनचेन हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद वांगशी मुस्कुराने लगता है। शाओशिनचेन देखता है, मैंने क्या कोई जोक मारा। वांगशी बोलता है, वीइंग ने मुझे गोली मारी, लेकिन उसके बाद उसने तुम्हें भेज दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वीइंग मेरी परवाह करता है। ये सुनते ही शाओशिनचेन अपनी आंखें घुमाता है। शाओशिनचेन बोलता है, उसने तुम्हें गोली मारी है, कोई केक ला के नहीं खिलाया है कि वो तुम्हारी परवाह करता है। वांगशी बोलते हैं, हाँ, लेकिन वो चाहता तो गोली को सीधा मेरे सीने पे मार सकता था और मेरी एक बार में ही जान चली जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। उसने मेरे कंधे पर गोली मारी और गोली मारने के बाद उसने तुम्हें बुला दिया जिससे कि तुम मुझे बचा सको। इसका मतलब कहीं ना कहीं वीइंग मेरी परवाह करता है। ये सुनने के बाद शाओशिनचेन वांगशी को बड़े ही अजीब ढंग से देखता है। शाओशिनचेन सोचता है, सारे सन की लोग क्या आसपास मेरे ही घूम रहे हैं। शाओशिनचेन बोलता है, तुम्हें गोली मारने का मतलब समझ में आता है क्या। कल को अगर वीइंग तुम्हें कॉफ़ी में जहर मिलाकर देगा तो तुम क्या ही कहोगे कि उसने मुझे मारना नहीं चाहा, उसने थोड़ी सी परवाह तो करी, एटलीस्ट उसने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई। और इसके बाद शाओशिनचेन वहाँ से चला ही जाता है। अब वांगशी थोड़ा रिकवर हो जाता है, लेकिन अभी भी वह अपने हाथ को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर सकता था। इस दौरान वांगशी कोशिश करता है कि वह किसी तरह वीइंग तक पहुंच सके, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे हर जगह से ही वीइंग ब्लॉक कर रहा था। कैनेडियन न्यूरो रिसर्च इंस्टीट्यूट और साथ में बीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये दोनों आपस में कोलैबोरेट कर रहे थे। इधर वांगशी कैनेडियन इंस्टीट्यूट की तरफ से था। उसकी जो रिपोर्ट थी कि आखिर ह्यूमन ब्रेन लर्निंग और स्टडिंग में क्या ही डिफरेंस होता है।
और फिर वीइंग की बारी आती है जहाँ पर वीइंग काफ़ी अच्छे से ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है और फिर से सिडक्शन के बारे में। वीइंग का बताने का तरीका काफ़ी ज़्यादा एन्चेंटिंग था जिसे कि सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, इवन वांगशी भी। वीइंग को देखते ही तो पहले उसकी सांसें ही रुक गई थी और उसके बाद वीइंग के बात करने का तरीका मानो कि उसमें भी एक सिडक्टिव गेज हो। वीइंग को वांगशी ने अब काफ़ी टाइम बाद देखा था और शायद अब यही तरीका था जहाँ पर वह वीइंग से मिल सके, क्योंकि और कहीं तरीके से तो वीइंग उससे नहीं मिल रहा था। वीइंग अपनी स्पीच को ख़त्म करता है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक पर्सन आते हैं जो कि साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं। वो बोलते हैं, क्या बात है मिस्टर वी, आपने तो स्टेज पर आग लगा दी। वीइंग उनकी तरफ स्माइल करता है और उसके बाद आँख मारता है। हाँ तो बच के रहना, इस आग में जलना भी बहुत खतरनाक होता है। और ये सारी चीज़ें वांगशी देख रहा था और वह अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद करता है। इसके बाद वांगशी वीइंग तक पहुंचने का ट्राई करता है और वीइंग वहाँ से जाने लगता है। वीइंग अपनी कार में बैठने ही वाला होता है कि तभी वांगशी उसे रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वीइंग वीइंग वांगशी की आवाज़ सुनते ही जैसे फ्रीज हुआ था और इसके बाद वह वांगशी की तरफ इमोशनलेस होकर देखता है। वांगशी फिर से वीइंग का नाम लेता है। वीइंग अपना हाथ छुड़ाता है और वांगशी की तरफ देखता है। लगता है आपका कंधा ठीक हो चुका है। और इसके बाद वांगशी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। इसका कोई भरोसा नहीं, पता चला दूसरा कंधा भी इसने कर दिया काम। और इसके बाद अपनी नर्वसनेस हटाकर फिर से वीइंग की तरफ देखता है। वांगशी बोलता है, वीइंग मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ। वीइंग बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, और वह फिर से अपनी कार में बैठने लगता है। वांगशी बोलता है, आई एम सॉरी। यह सुनते ही वीइंग अपनी जगह पर ही रुक जाता है। वांगशी बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि शायद मैंने कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा ऑफेंड हो मुझसे। वीइंग बोलता है, आपने कुछ नहीं करा और आपको कुछ नहीं पता। और इसके बाद वह कार में बैठ जाता है, लेकिन वांगशी उसकी कार के आगे आ जाता है। वीइंग बोलता है, ये क्या पागलपन है। वांगशी बोलता है, वीइंग तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मैं नहीं हटूँगा। लेकिन वीइंग अपनी कार चलाने के लिए तैयार था, लेकिन वांगशी फिर भी नहीं हटता और वीइंग अपनी कार को स्टार्ट कर देता है। जब वांगशी सामने से नहीं हटता और कार भी स्टार्ट हो जाती है तो वीइंग अपनी कार को साइड में मोड़ता है और उसकी कार बिल्कुल दीवार से टकराने से बचती है। ये देखकर वीइंग को गुस्सा आ जाता है और वह वांगशी की तरफ देखता है। वांगशी ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी और जैसे ही कार उसके पास आने वाली होती है फिर से उसे वैसे ही फ्लैशेस आते हैं। वीइंग बोलता है, मैं हर बार अपनी कार को साइड में नहीं करूँगा, मैं उसे लोगों के ऊपर चढ़ाना भी जानता हूँ। इसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। वीइंग बोलता है, क्या पार्किंग लॉट में सही से सुविधाएं भी नहीं दे सकते। वह सिक्योरिटी गार्ड सॉरी बोलता है और पूछता है कि आखिर क्या ही बात हुई है। इसके बाद फिर से वीइंग जाने वाला होता है। वांगशी बोलता है, मैंने अपनी इंगेजमेंट कैंसिल कर दी। ये सुनते ही वीइंग अपनी जगह पर रुक जाता है। इसके बाद फिर वांगशी बोलता है, कैनेडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला, मैंने अपना नाइटहुड डिसऑनर कर दिया। मैंने बची हुई लैंड प्रॉपर्टी में से भी अपने नाम को डिसऑनर करा लिया है। मैंने अपने सिल्वर लव पैलेस को एक अनाथ आश्रम में चेंज कर दिया है। अब वो मेरे नाम नहीं है, अब वो उन अनाथ बच्चों के नाम ही है। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट वीइंग पर पड़ा था, लेकिन वीइंग दिखाना नहीं चाहता था। वह अपने फेस को बिल्कुल वैसे ही काम रखने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी आंखें आज वह बिल्कुल भी शांत नहीं थी जो वह हमेशा ही रहती थी। इसके बाद वीइंग वांगशी की आंखों में देखता है। हाँ तो मैं क्या करूँ। वांगशी हल्की सी सैड स्माइल करता है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। इसके बाद वांगशी बोलता है, तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है, बट जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ तो डेफिनेटली सब कुछ छोड़ सकता हूँ। चिंसू, अंकल, मेरा सपना, सब कुछ। वीइंग अपनी आंखें घुमाता है। हाँ तो मैंने कहा ये सब छोड़ो या मुझे ये सब चाहिए। वांगशी बोलता है, नहीं, लेकिन मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। वीइंग बोलता है, मुझे तुम ही नहीं चाहिए, अब जाओ यहाँ से। वांगशी बोलता है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।